तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार ड्रामा की, जिसकी मेन कैरेक्टर वैली है। वैली एक साइड एक्ट्रेस है जो कि अपनी लाइफ में बहुत महान एक्टर बनना चाहती है। वैली के मॉम डैड ने बिजनेस में घाटा होने की वजह से सुसाइड कर लिया था और अब वैली दिन रात मेहनत करके उनका पूरा कर्जा चुका रही है। तो कहानी की शुरुआत वैली से होती है, जिसका एक एक्सीडेंट हो चुका था और वो होश में आती है। होश में आते ही वो कहने लगती है कि वो कहाँ है, क्योंकि चोट लगने की वजह से उसको याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन तभी कुछ लोग उसके दरवाजे पर आ जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। बेचारी लड़की एक तो पहले से ही इतनी ज्यादा परेशान थी और ऊपर से ये लोग और यमराज बनकर उससे पैसे मांगने के लिए ही पहुंच गए। वैली उनके सामने अपनी एक्टिंग का इस्तेमाल करती है और मासूम सी शक्ल बनाकर रोने लगती है। जहाँ उसकी मासूम सी शक्ल देखकर वो लोग भी थोड़ा सा पिघल जाते हैं और उसे वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। वैली अंदर आकर अपने घर की सारी कीमती चीजें ढूंढने लगती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब उसे कोई न कोई सामान बेचना पड़ेगा जिससे कि वो अपना कर्ज चुका सके। लेकिन तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें फोटो आधी थी और उस आधी फोटो में जो लड़का था उसका पैर भी आधा ही नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम मिलते हैं हमारे हीरो से, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और एक बड़ी कंपनी का मालिक है और इसका नाम यू है। यू एक ब्लाइंड डेट पर जा रहा था। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ यू की दादी चाहती है कि वो शादी कर ले और इसलिए वो उसको ब्लाइंड डेट पर भेजती ही रहती हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन हमारे हीरो को एक बीमारी है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय उसके। यू और वैली रास्ते में टकरा जाते हैं, जिससे कि यू जमीन पर ही फैल जाता है। वैली उसे बिना देखे ही कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। बेचारी लड़की वैसे ही इतना ज्यादा परेशान थी और अब प्रेसिडेंट यू भी उससे टकराने की वजह से जमीन पर ही फैल गए, जिससे कि वो बेचारी और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि यू को गिराने का सारा इल्जाम वैली के ऊपर जो आ गया था। यू वैली का हाथ पकड़ लेता है जोर से और उसे वहाँ से जाने नहीं देता, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी पहुँच जाता है और वैली से कहता है कि तुमने ये क्या किया और अब तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। यू को हॉस्पिटल वो ले जाते हैं, जहाँ वैली उसका हाथ पकड़कर उसके सामने ही बैठी हुई होती है। जैसे यू को होश आता है, वैली उसका हाथ छोड़ने को कहती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यू पीछे से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो तुमने धक्का मारा और ऊपर से मरीज को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर जा रही हो। जहाँ वैली उससे कहती है कि अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। मैं कर्जदार हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। मैं कर्ज के समंदर में डूबी हुई हूँ और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी यू उसे अपना नंबर देता है, जहाँ सेक्रेटरी आता है और उसे उसकी ब्लाइंड डेट के लिए लिस्ट दिखाता है। बाप रे बाप, इतनी लंबी तो लड़कियों की शॉपिंग लिस्ट भी नहीं होती जितनी लंबी जनाब की डेटिंग लिस्ट थी। सेक्रेटरी के ये कहने पर कि आपको इन सारी लड़कियों के साथ डेट पर जाना है, यू उसे मना करते हुए कहता है कि अब इस लिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि शायद आप इसी लड़की की बात कर रहे हैं जो अभी अभी यहाँ से गई है। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे कि इसी की शादी की बात हो रही है। वैली भी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए अपनी एक्टिंग की प्रिपरेशन कर रही होती है और अपने साथी एक्टर लू से हेल्प मांगती है, जो कि उसकी हेल्प भी कर रहा होता है। लेकिन वो थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उसकी मूवी की लीड एक्टर उसे कुछ ज्यादा भाव नहीं देती है और साथ ही उसे कल से काम पे आने के लिए भी मना कर दिया। समझ नहीं आ रहा बेचारी हीरोइन के साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। सारी की सारी मुसीबत एक के बाद एक उस पर ही टूट पड़ रही हैं। वैली एक रेस्टोरेंट में होती है और बेचारी अपनी फूटी किस्मत को कोस रही होती है कि आखिरकार उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। जिस दुख में वो बहुत ही ज्यादा पी लेती है और खड़े होकर जोर से चिल्लाती है कि वो एक दिन बहुत ही बड़ी हीरोइन बनकर दिखाएगी, और ये कहते ही वो टुन होकर नीचे गिर जाती है। यू को कॉल आता है कि आपकी एक दोस्त यहाँ पर टुन होकर हमारे यहाँ पर पड़ी है, तो प्लीज आकर इसे यहाँ से ले जाइए। जहाँ तभी यू पहुँच जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। यू को देखकर वो कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और फिर उसे मारने भी लग जाती है। यू के पूछने पर कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, वो बोलती है कि 5 लाख हैं, तो क्या तुम दोगे। यू उसे उठाकर अपने घर ही ले जाता है और अपने बेडरूम में सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है, देखती है कि वो तो किसी नई जगह पर है और सामने से यू आता है। साथ ही उसे ये भी याद आ जाता है कि लास्ट नाइट उसने कितनी ज्यादा पी ली थी और ये सब तो होना ही था। वो तो हमारा हीरो शरीफ है और इसलिए कुछ उटपटांग नहीं हुआ, वरना हो तो बहुत कुछ सकता था। नेक्स्ट सीन में वैली अपने घर पर होती है, जहाँ लूज के लिए एक नया रोल लेकर आता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी पैसे मांगने वाले फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। बेचारी को थोड़ी खुशी मिली ही थी कि यमराज फिर से पहुँच गए, लेकिन इस बार वैली दरवाजा नहीं खोलती है और वो लोग दरवाजा पीट कर ही वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमारे हीरो ने हीरोइन की सारी जानकारी निकाल ली थी और उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। जहां वो कितनी कठिनाइयों से गुजर रही है ये सुनकर तो यू कुछ सोचने ही लग जाता है। जिसके बाद वो उसके घर जाता है। यू बोलता है कि वो वैली की हेल्प करना चाहता है। जहाँ वैली को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने कर्ज के बारे में सोचने लगती है
और ये उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट शादी का था। अरे ये क्या, हमारा हीरो तो हीरोइन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है। जैसी वैली वो पेपर देखती है चौंक जाती है और उसे बहुत ही भला बुरा बोलने लग जाती है कि उसने उसे समझ कर क्या रखा है। लेकिन फिर यू उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी दादी मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहती है, तुम ही हो जो मेरी दादी को ये सब करने से रोक सकती हो, तो तुम भी बस मेरी हेल्प करनी है और 1 साल के लिए मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, फिर तुम आजाद हो और अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहो वो कर सकती हो। वैली उसे मना कर देती है, जहाँ यू फिर उससे उन पैसे मांगने वाले यमराजू के बारे में कहता है। बोलता है कि सोच लो वो दोबारा भी आ सकते हैं। जहाँ ये सुनते ही वो काफी शक हो जाती है कि यू को उन लोगों के बारे में कैसे पता चला। बोलती है कि तो क्या तुम मेरे पर जासूसी कर रहे हो, और यू कहता है कि इसमें गलती क्या है। जहाँ वैली भी सोचती है कि उसके पास उस कर्ज को उतारने के लिए कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसलिए वो हाँ कर देती है। साथ ही उसे वार्निंग देते हुए ये भी बोल दिया कि मैं जब भी चाहूँ तुम्हारा पैसा चुकाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती हूँ। और यू भी उसकी बात मान लेता है, और अब मानता क्यों नहीं, क्योंकि उसे अपनी खड़ूस दादी से जो बचना था। वेल तो दोनों दादी के पास पहुंच जाते हैं। दादी दोनों को देखकर साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि डेटिंग करते हुए कितना टाइम हो गया और तुम लोग एक दूसरे से कब मिले। हीरो बोलता है कि 1 साल पहले, लेकिन हीरोइन बोल देती है 1 वीक पहले। अरे ये क्या, हमारे हीरो हीरोइन ने तो अपनी कहानी की स्क्रिप्ट ही नहीं तैयार की। वेल तो दादी को भी शक हो जाता है। बोलती है कि तुम दोनों मुझे मिलकर बेवकूफ बनाना चाहते हो ये झूठी शादी करके। लेकिन तभी यू वैली का हाथ पकड़कर बोलता है कि नहीं नहीं दादी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यू की बात सुनकर वो मान जाती हैं। दादी तो मान गई थी, लेकिन हमारी हीरोइन थोड़े गुस्से में होती है और यू के ये कहने पर कि अब हमारी शादी हो गई है तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। वैली अपने घर सामान लेने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर तभी लू आता है और उसे एक मूवी के रोल के लिए ऑडिशन के बारे में बताता है। और ये सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लू को पानी देती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसे थोड़े चक्कर आने लग जाते हैं और वो पानी लू के ऊपर ही गिरा देती है। लू वॉशरूम चला जाता है कि तभी पीछे से यू आ जाता है। वैली जैसे ही गेट खोलती है उसे काफी चक्कर आ रहे होते हैं और वो गिरने वाली होती है, लेकिन हमारे हीरो के होते हुए वो गिर कैसे सकती थी। वेल तो यू से पकड़ लेता है कि तभी लू बाहर आता है और उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर जल भुन रहा होता है। अरे अरे जल क्यों रहा है भाई, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही। यू लू को देखकर पहचान लेता है क्योंकि असल में वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। और लू वहाँ से जाते हुए वैली को बोलकर चाहता है कि बाकी की बात हम लोग कल कर लेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। ये बात हमारे हीरो को कुछ पसंद नहीं आती और आएगी भी कैसे। यू उससे कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हो तो रूल के अकॉर्डिंग ही तुम्हें रहना होगा। लेकिन फिर वैली उसे बताती है कि वो एक बहुत बड़ी एक्टर बनना चाहती है, जहाँ हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि हमारे हीरो भी पहले एक एक्टर था और बहुत ज्यादा फेमस था। यही कारण है कि उसने लू को देखते ही पहचान लिया था। वेल तो वैली पहुंच जाती है अपने ससुराल और आते ही यू और वैली में लड़ाई होने लग जाती है कि बेड पर कौन सोएगा। जहाँ पर तभी अचानक से रूम में दादी पहुंच जाती हैं। दादी को भी चैन नहीं है, सब कुछ जानना है उन्हें, सब जानना है इस बड़वे को। यू ने दादी को आते हुए देख लिया था और उनको कुछ पता ना चले, इसलिए वो फटाक से चादर लेकर वैली के ऊपर ही लेट जाता है, जिससे दादी को लगता है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। जिसके बाद यू कहता है कि तुम बेड पर सो सकती हो, मैं नीचे सो जाऊंगा। नेक्स्ट डे वैली अपना ऑडिशन देने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन यू को ये बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैली एक्टिंग करे। वैली लू के ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पर पहले से ही लूमी नाम की एक एक्ट्रेस मौजूद थी जो वैली को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वैली वहाँ से चली जाती है और दूसरे डायरेक्टर को फोन मिलाती है कि कोई तो हमारी हीरोइन को हीरोइन बनने का मौका दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और सब उसे मना कर देते हैं। बेचारी वैली उदास होकर घर पहुंच जाती है और यू इस बात से बहुत खुश था क्योंकि आखिरकार उसकी इच्छा पूरी जो हो गई थी। वैली को रोल नहीं मिला था, लेकिन तभी उसे एक डायरेक्टर की कॉल आती है और वो उसे एक रोल देने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही उसे ऑडिशन के लिए भी बुलाता है। वैली ऑडिशन देने के लिए पहुंच जाती है, जहां लूमी भी पहले से ही मौजूद थी। ये रोल सिर्फ एक ही कैंडिडेट को मिलने वाला था और जहां डायरेक्टर को वैली का परफॉर्मेंस पसंद आता है और ये रोल उसे मिल जाता है। वैली स्टूडियो से बाहर निकलती है, जहाँ उसे फिर से चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन तभी लू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है और इसलिए लो ये चॉकलेट खा लो। ये सब कुछ लूमी ने भी देख लिया था और वो बहुत ज्यादा उनसे जलने लग गई थी। जलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले तो हाथ से रोल चला गया और अब लड़का भी। जिसके बाद वैली घर आ जाती है और देखती है कि यू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने लग जाती है। और ये क्या, हमारी हीरोइन को तो लग रहा है हीरो से प्यार ही हो गया है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती और बार बार उसे डिनाई करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यू अपने डॉक्टर से बात करता है, जहाँ सारे चेकअप के दौरान डॉक्टर की बीमारी के बारे में बताते हैं।
साथ ही कहते हैं जो बीमारी उसे है उसमें लोग 30 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हैं। ये सुनने के बाद तो ये बहुत दुखी हो जाता है, सीधा अपनी दादी के पास जाता है और अपनी मॉम डैड की मौत के बारे में पूछता है। साथ ही कहता है कि उनको भी शायद यही बीमारी थी ना जो मुझे है। दादी आपको सब कुछ पता था, उसके बाद भी आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं। वहीं वैली घर आ जाती है जहां यू वैली से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात करता है और कहता है कि अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। वैली ये बात सुनते ही हैरान हो जाती है और चक्कर खाकर वहीं लुढ़क जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो यू से कहती है कि तुम ऐसा मत करो और प्लीज मुझसे दूर मत जाओ और मेरे पास ही रहो। यू भी उसकी बात को समझते हुए कहता है कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जहाँ हमारी हीरोइन खुद उससे दूर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे तो प्यार हो गया था और इस बात को वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हमारे हीरो का क्या, वो तो अपनी बीमारी की वजह से ही उसे दूर भेज रहा था। वेल तो आज हमारे हीरो का हैप्पी वाला बर्थडे है और वेली को ये बात पता है, जहाँ वो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करती है और साथ ही उससे पूछती है कि मेरे नकली पति देव, तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। लेकिन ये उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वेली को बहुत जोरों से गले लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। यू को भी वेली से प्यार हो गया है और वो अब उसे दूर नहीं जाना चाहता, ना ही उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन उसका ये अचानक से प्यार वाला रूप वेली को समझ नहीं आता। वो तो चक्कर में ही पड़ जाती है कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। जिसके बाद यू अपनी बीमारी के बारे में थोड़ी छानबीन करने लग जाता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अपने मॉम डैड के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है और साथ ही अपनी फुल बॉडी चेकअप भी करवा लेता है। वेली बाहर होती है और यू से मिलने के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर तो वो काफी शॉक हो गई थी। जिसके बाद दोनों साथ में रेस्टोरेंट में होते हैं और प्यार से बहुत ही वो उससे पेश आ रहा था। जहाँ तभी वेली के पास डायरेक्टर की कॉल आती है और उसको एक मूवी में रोल मिल गया है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यू को वहीं छोड़कर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूमी को इतनी ज्यादा जलन हो रही थी कि वो जलन के कारण वहाँ पर एक वीडियो वायरल करवा देती है, जिसे देखकर डायरेक्टर ये रोल वेली को देने से साफ इनकार कर देते हैं। बेचारी हीरोइन को खुशी मिली ही थी कि फिर से उसे छीन ली गई और वो फिर से सैड होकर दोबारा से घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पास फिर से कॉल आती है डायरेक्टर की और बोलता है कि तुम्हें वो रोल वापस मिल गया है। और ये चमत्कार कैसे हुआ ये तो आपको पता चल ही जाएगा। वहीं यू भी अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास भी मूवी डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उसे अपनी मूवी में काम करने को कहते हैं, लेकिन यू ने मना कर दिया था। वेली की मूवी की आज शूटिंग होने वाली है और ये सब लोग वहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इस कहानी का हीरो तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब हीरो का इंतजार कर रहे थे और देखते ही देखते हीरो भी आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यू होता है। जब हीरो इतना हैंडसम है फिर तो मूवी हिट होनी ही है। वेली उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे टपक गए? यू के ये कहने पर कि मैं पहले एक बहुत ही फेमस एक्टर हुआ करता था, वेली शॉक होकर बोलती है मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना भी कहाँ से होगा, क्योंकि मैडम को याददाश्त की प्रॉब्लम जो है और वो अपनी सारी बातें भूल भी जाती हैं। नेक्स्ट सीन में यू अपना बिस्तर नीचे लगा रहा होता है कि वेली उसे फिर अपने साथ ऊपर सोने के लिए बोल देती है, क्योंकि उसने उसका इतना ज्यादा ख्याल जो रखा था। रात के टाइम यू को अपने सेक्रेटरी की कॉल आती है और उसे ये पता चलता है कि वो उसके असली मॉम डैड नहीं है, बल्कि उसे तो गोद लिया गया था। ये सुनते ही वो फटाक से अपनी दादी से मिलने पहुंच जाता है, उनसे क्वेश्चन करने लग जाता है, लेकिन दादी उसे कुछ भी नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ वेली अपने शूट के लिए जा रही होती है कि तभी लूमी उससे मिलती है और उससे कुछ बात करने लग गई थी, जहाँ वेली बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। ये बात जैसे यू को पता चलती है वो फौरन हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वेली को अपना चेकअप करवाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। ओह इतना प्यार। फिर एक दिन जब यू का असिस्टेंट जा रहा होता है तो लूमी से टकरा जाती है और उसके हाथ से यू और वेली का कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी का फाइल गिर जाता है, जो कि लूमी के हाथ लग गया था और इसी की वो तलाश कर रही थी, जिसे वो दादी को जाकर दे देती है। और दादी तो भाई आग बबूला हो गई थी, वेली के पास जाती है और उसे घर से निकल जाने को कहती है। वेली उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन दादी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, बहुत ज्यादा गुस्से में जो थी। और वेली अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ रास्ते में उसे यू मिलता है और उससे कहता है कि चलो हम मिलकर दादी को समझा देंगे। लेकिन वेली कहती है कि नहीं रहने दो, दादी बहुत गुस्से में है और उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। साथ ही उसे ये भी बोल दिया कि तुम भी उन पर ज्यादा गुस्सा मत करना। यू फिर दादी के पास जाता है, उन्हें समझाते हुए बोलता है कि वेली एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन दादी उससे कहती है कि अगर वो इतनी ज्यादा अच्छी होती तो पैसों के लिए कभी भी तुमसे शादी नहीं करती। जहाँ यू उनको समझाता है, लेकिन दादी गुस्से में उसे खींचकर थप्पड़ मार देती है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा गुस्सा। वेल तो हमारा हीरो भी कहाँ कुछ कम था, वो भी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और आप मुझे कभी भी समझ नहीं पाएंगी।
अपना सारा सामान पैक कर लिया और घर भी छोड़ दिया। जहाँ मेरा प्यार नहीं वहाँ मैं नहीं। यू का सेक्रेटरी वैली को कॉल करता है और बताता है कि आपके आशिक ने अपना घर छोड़ दिया है। ये बात सुनकर तो वैली काफी परेशान हो गई थी। वही बेचारा हीरो आशिकों की तरह सड़कों पर घूम रहा था। वैली उसके पास आती है और उससे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जहाँ यू भी उसको गले लगा लेता है। रात में दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। वैली उसे समझाती है और बोलती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो अपना घर ऐसे ही छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लग जाता है। दोनों साथ में रहने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में दादी वैली को बुलाती है और उससे पूछती है कि ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने मेरे पोते पर जो वो तुमको छोड़ नहीं पा रहा है। अरे दादी क्या बात कर रही हो, वो लड़की है, कोई जादूगरनी थोड़ी। जहाँ दादी की इतनी सारी जली कटी बातें सुनकर फाइनली वैली बोलती है कि दादी मैं यू से प्यार करती हूँ, बाकी आप कुछ भी समझो। जिसके बाद दादी सीधा यू से मिलने के लिए पहुँच जाती है और बोलती है कि वैली के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जहाँ यू कहता है कि ये मेरी जिंदगी है और मैं चाहूँ जैसे जी सकता हूँ और प्लीज आप मेरी चिंता ना करें। जिसके बाद सेक्रेटरी का उसे कॉल आता है और कहता है कि दादी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कहीं वैली को कुछ ना कर दे। यू वापस जा ही रहा होता है कि तभी दोबारा से उसका कॉल आता है और वो बताता है कि दादी ने वैली की शूटिंग वाली जगह पर जाकर हंगामा कर दिया था, जिसकी वजह से वैली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो बेहोश भी हो गई है। ये सुनते ही वो सीधा भागा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक है, बस टेंशन की वजह से वो थोड़ा बेहोश हो गई थी और अभी वो बिल्कुल ठीक है। यही बात डॉक्टर दादी को भी कहते हैं। दादी को थोड़ा पछतावा होने लग गया था। वैली को धीरे धीरे होश आ जाता है और यू फिर उसे अपने जोर से गले लगा लेता है। जिसके बाद दोनों दादी के पास आते हैं, उन्हें मनाते हैं और उन्हें समझाते हैं। और हमारी दादी भी यहाँ दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती थी और मान जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद वैली को यू के रूम में एक फोटो मिलती है जिसमें वो यू के साथ में थी। वैली उस फोटो के बारे में उससे पूछती है, जहाँ दोस्तों कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। यू वैली को बताता है कि एक बार वो पार्क में बैठा हुआ था, जहाँ पर एक फैन आकर उससे उसका ऑटोग्राफ मांगने लगी, साथ ही उसने उसके साथ में फोटो भी खिंचवाई। जहाँ वैली को याद आने लग जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद वैली ही थी, जो कि अपनी याददाश्त खोने से पहले यू से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और ये दोनों साथ में थे। नेक्स्ट सीन में दादी वैली के पास में होती है, जहाँ वो दादी को गले लगाए हुए थी, साथ ही अपनी पिछली बातों के बारे में सोच रही होती है, जिसमें वो डॉक्टर से पूछ रही थी कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे यू की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं फिलहाल तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन शायद आगे उसका इलाज मिल जाए। ये बात सुनते ही दादी बहुत रोती है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ हमारी हीरोइन को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला था। यानी जो कुछ उसने बोला था कि वो एक दिन बेस्ट एक्टर बनेगी, वो उसने कर दिखा दिया था। दोनों मिलकर इसकी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ यू से कहता है कि वैली अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वैली भी कहती है कि अरे पागल, हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों ना हो, शादी तो शादी होती है। जहाँ लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनकी सच में शादी हो जाती है। एंड गाइस, इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस ड्रामा में एक लड़की एक अपाहिज लड़के से अपने परिवार के खातिर शादी कर लेती है, जिसे वह बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, साथ ही उसका हमेशा ख्याल रखती है। लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक और एरोगेंट होता है, जो कि हमेशा उसे परेशान करता रहता है। तो इस ड्रामा की कहानी में कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं, वो जानने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर नए हो तो, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन वेवे से, जो कि एक बहुत ही प्यारी लड़की है। लेकिन वेवे के डैड और उसकी बहन मैरी वेवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिनसे बचकर वेवे भाग रही होती है, जहाँ वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। और उसके पास हॉस्पिटल से एक कॉल आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वेवे उनसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि उनकी दादी का इलाज ना रोका जाए। जहाँ पर तभी उसके डैड के सारे आदमी आ जाते हैं और वो उसे ढूंढ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो जियांग, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, जिसकी शादी की खबर न्यूज पर बताई जा रही थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ साल पहले ही जियांग का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके दोनों पैर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद से वो व्हील चेयर के सहारे ही चल पाता है। और एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल ही प्राइवेट कर लिया है। जियांग की शादी रोंगे फैमिली यानी कि वेवे की बड़ी बहन से होने वाली है। वेवे के डैड उसको थप्पड़ मारते हुए उसकी जबरदस्ती शादी जियांग से उसकी बहन की जगह वेवे को करने के लिए कहते हैं। मैरी ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि जियांग अपाहिज जो है। मैरी फिर उसे समझाते हुए कहती है कि चुपचाप ये शादी कर लो, और अगर तुम अपनी दादी की सहमति चाहती हो, भूलो मत तुम्हारी दादी की जान हमारे हाथों में है।
बेचारी विवे के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है, तो इसलिए उसे शादी करनी पड़ती है और वो रेडी हो जाती है। विवे शादी के लिए जैसे ही चर्च पहुंचती है, वहाँ सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ वो जियांग को देखकर थोड़ा डर जाती है, जिसके कारण उसके हाथों से फूल भी गिर जाते हैं कि तभी जियांग का भाई सबके सामने उसकी और जियांग की बेइज्जती करने लग जाता है। बोलता है कि ये लड़की हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है, जो कि जियांग से ही डर रही है, जो कि उसका होने वाला हस्बैंड है। जियांग उसकी बात सुनता है और विवे से कहता है कि अगर तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है तो तुम्हें ये शादी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और अपने असिस्टेंट जो को वहाँ से चलने को कहता है। लेकिन तभी जियांग की व्हील चेयर से विवे की ड्रेस बहुत बुरी तरह से अटक जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसे देखकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। वो जियांग को रोकती है और सबके सामने कहती है कि वो पूरे दिल से ये शादी करना चाहती है और वो जियांग को अपना हस्बैंड स्वीकार करती है, जिसके बाद वो उसे किस कर लेती है। जियांग अपनी कार में बैठकर उसके बारे में सोच रहा होता है कि तभी जियो कार में आता है। जियांग विवे की तारीफ करते हुए कहता है कि रोंगे फैमिली की बेटी बहुत ही ज्यादा बहादुर है और वो मेरे मास्क से भी बिल्कुल नहीं डरी और सबके सामने मुझे किस भी कर लिया। जियो से विवे की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें ये पता चलता है कि विवे रोंगे फैमिली की नाजायज बेटी है, यानी कि उन्होंने जियांग से धोखा किया है, जबकि वो तो अपनी बड़ी बेटी मैरी की शादी उससे करने वाले थे और ऐसा उन्होंने नहीं किया है। ये बात उसको बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, जिसका बदला अब वो वेवे से लेने के लिए सोचता है। वेवे जियांग का वेट कर रही होती है कि तभी उसके पास उसकी दादी की कॉल आती है, जहां वो उससे उनका ख्याल रखने के लिए बोलती है। साथ ही बोलती है कि दादी आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये बात आते हुए जियांग सुन लेता है और उसे तो यही लग रहा होता है कि वेवे ने सिर्फ और सिर्फ उससे पैसों के लिए ही शादी की है। वेवे जियांग से कहती है कि आज हमारी शादी की पहली रात है, लेकिन तभी जियांग उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फैमिली तुम्हें यहाँ लेकर आई है और अब से तुम बिल्कुल ही अकेली रहोगी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब कुछ सुनकर विवे को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि विवे ब्रेकफास्ट बना रही होती है, जहाँ पर तभी जियांग का भाई उसके पास आता है और वो उसे काफी गलत तरीके से परेशान करने लगता है और कहता है मेरा भाई तो अपाहिज है और एक दिन ये फैमिली और पूरा बिजनेस सब कुछ मेरा होने वाला है, तो क्यों ना तुम भी मेरी बन जाओ। ये बोलकर वो उसके करीब आने ही लगता है और ये सब कुछ जियांग भी देख रहा होता है, जहाँ उसे यही लग रहा होता है कि हर लड़की तो एक जैसी होती है जो कि उसके पीठ पीछे उसके भाई से रिश्ता बना रही है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। विवे उसके भाई पर चिल्लाने लग जाती है और उसकी तरफ चाकू दिखाते हुए कहती है कि मेरा हस्बैंड अपाहिज नहीं है और नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसा कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें भी अपाहिज बना दूंगी। ये सुनते ही वो तो वहाँ से 9-11 हो जाता है। ये बात जियांग को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको आपका पहला प्यार कौन सी एज में हुआ था। जियांग का भाई सड़क पर खड़े होकर हाथ में एक मास्क लेकर अपने से ही बातें कर रहा होता है कि विवे आज रात तुम मेरी होने वाली हो और इस मास्क की वजह से तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगी और तुम्हें तो यही लगेगा कि मैं जियांग हूँ। जहाँ उसे ये सब कुछ करते हुए एक लेडी देख लेती है और वहाँ खड़े कुछ लोगों को जाकर बोलती है कि एक आदमी पागल हो गया है जो कि अजीब अजीब सी बातें कर रहा है वहाँ पर एक मास्क के साथ में। जैसे ही वो लोग उसकी बातें सुनते हैं, जाकर वो जियांग के भाई को बहुत बुरी तरह से धो डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ विवे भी जियांग को बाहर घुमा रही होती है, जहां जियांग और विवे को कुछ लोग देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि विवे ने जियांग से शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की है, वरना एक अपाहिज इंसान से कौन ही शादी करेगा। साथ ही ये भी बोल रहे होते हैं कि सारी लड़कियां पैसों पर ही मरती हैं। जहाँ पर तभी विवे जियांग के लिए पानी लेने के लिए जा रही होती है, साथ ही रास्ते में वो कुछ पैसे भी फेंक देती है। जैसे ही वो दोनों लोग पैसे देखते हैं तो वो दोनों पैसे लेने के लिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और उनकी औकात दिखाते हुए विवे कहती है कि सब पैसों पे ही मरते हैं और ये चीज तो तुम दोनों देख ही रहे हो। जियांग भी सब कुछ देख रहा होता है, हंसने लग जाता है और उन दोनों को कहता है कि तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया। ये सुनते ही वो दोनों कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, और साथ ही वो जियांग की काफी बेइज्जती भी करने लग गए थे। लेकिन वो दोनों लल्लू तो जानते ही नहीं थे कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो किसी और की नहीं बल्कि जियांग की है। जहाँ पर तभी उन्हें कॉल आती है कि उन्हें जॉब से फायर कर दिया गया है, जिसके बाद विवे जियांग को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ उसके पैरों का ट्रीटमेंट चल रहा था। विवे उस हॉस्पिटल को देखकर कहती है ये तो बहुत ही महंगा होगा, जहाँ जियांग उसे बताते हुए कहता है कि हाँ ये मेरा फैमिली हॉस्पिटल है। जियांग की डॉक्टर जिसका नाम वे है वो उसका इलाज कर रही है। जियांग वे को विवे से मिलवाते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है। डॉक्टर वे को विवे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि वो जियांग से शादी करना चाहती थी और इसलिए वो विवे से काफी ज्यादा जेलस हो रही थी।
डॉक्टर वे जियोंग को चेकअप के लिए ले जाती है। वे जियोंग का वेट कर रही होती है, जहाँ डॉक्टर वे आके उसे धोखेबाज कहने लगती है। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन को जानती हूँ और जियोंग की शादी तो मैरी से होने वाली थी ना। डॉक्टर वे को बहुत ही भला बुरा कहते हुए उसकी ड्रेस को कंधे से फाड़ देती है, जहाँ पर तभी जियोंग आता है और अपना कोट वे को पहना देता है। साथ ही वो कहता है कि अब से वे ही मेरी वाइफ है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ के साथ कोई भी बैड बिहेव करे। डॉक्टर वे कहती भी है कि ये तो मैरी नहीं है बल्कि उसकी छोटी बहन वे है, जहाँ जियोंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने मैरी की छोटी बहन वे से ही शादी की है, जिसका नेचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। वहीं दूसरी तरफ मैरी और उसके डैड दोनों मिलकर वे को बहुत मार रहे होते हैं, क्योंकि जियोंग को ये पता चल गया था कि वो रॉन्ग फैमिली की बड़ी बेटी मैरी नहीं बल्कि वे है। साथ ही वो उससे कहते हैं कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैरी उस पर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो एक अपाहिज है, जो कि बहुत ही ज्यादा भद्दा दिखता है और इसलिए वो मास्क लगाता है। ये सब कुछ जियोंग और उसका सेक्रेटरी दूर खड़े होते हुए देख रहे थे, साथ ही वीडियो भी बना लेते हैं। और फिर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो उन दोनों को देखकर डैड और मैरी चौंक जाते हैं। डैड के ये पूछने पर कि जियोंग वहाँ पर क्यों आया है, वो कहता है कि मैं तो ये देखने आया था कि आप कौन सी मौत मरना चाहेंगे, क्योंकि आपने मेरी शादी मैरी की जगह वे से करवा दी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा धोखा है। और ऐसा करके आपने मेरी फैमिली को बदनाम करना चाहा है, तो ये तो मौत को बुलावा देना ही हुआ ना। जहाँ डैड उसको समझाते हैं, लेकिन जियोंग उनसे चुप रहने के लिए 10 मिलियन मांगता है। डैड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसलिए उन्हें वो 10 मिलियन देने पड़ते हैं। ये पैसे असल में वे के ही थे, जो कि उसे शादी करने के बाद उसकी दादी के इलाज के लिए मिलने वाले थे, लेकिन उसके डैड और उसकी बड़ी बहन मैरी उसे वो पैसे नहीं दे रहे थे। जिसके बाद वे जियोंग को इन सब के लिए थैंक यू बोलती है। वो वहाँ से घर जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी मैरी पीछे से टॉन्ट मारते हुए कहती है कि ऐसे बदसूरत इंसान से तो वे सिर्फ तुम ही प्यार कर सकती हो। ये सुनते ही जियोंग पीछे मुड़ता है, अपना मास्क हटाता है, जिसे देखकर तो भाई मैरी पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। नेक्स्ट सीन में मैरी जियोंग से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि अब वो उसे शादी करना चाहती थी। जो उसे रोकता है, लेकिन जियोंग उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। मैरी जियोंग से कहती है कि डैड उनकी शादी के लिए मान गए हैं। जिसके बाद जियोंग ये पूछता है कि अगर हमारी शादी हो गई तो वे का क्या होगा। मैरी कहती है कि वो तो कहीं भी चली जाएगी और वैसे भी वो नाजायज है। वो उसके बालों को सहला ही रही होती है कि तभी जो वहाँ पर बॉइल्ड वाटर लेकर आ जाता है। सामने से वे भी आ रही थी और वो मैरी को कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। जियोंग खांसी आने का नाटक करने लग जाता है, तो वे भी उसे पानी देने जाती है, लेकिन मैरी उसको धक्का मारते हुए कहती है कि जियोंग को पानी वो देगी। जैसे ही बर्तन को हाथ लगाती है, उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्म था। यहाँ पर जियोंग उसे सबक जो सिखाना चाहता था और इसलिए उसने अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर ये सारा नाटक रचाया था। सीन शिफ्ट होता है, जियोंग वे को शॉपिंग पर लेकर जाता है। वे ड्रेस के प्राइस देखकर उसे लेने से मना कर रही होती है, लेकिन तभी मैरी वहाँ पर आकर उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। मैरी को फिर से नीचा दिखाने के लिए जियोंग वहाँ की एक एम्प्लॉय को इशारा करता है, जिसमें वो वे से ये कहती है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसे आप जीत सकती हैं। जहाँ पहले वे खेलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जियोंग के कहने पर वो एक ट्राई मारती है और जीत जाती है। जिसके बाद जियोंग से कहती है कि उसके आने के बाद वे की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हो गई है, और वो उसके माथे पे यानी उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मैरी को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर एक दिन अचानक से वे से मिलने के लिए कोई आता है। फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वे का स्कूल में सीनियर था, जिसे वे काफी ज्यादा पसंद करती थी। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ वे उसे बताती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही वो फिर उसे एक रेस्टोरेंट में शाम को खाने के लिए बुलाता है और वे हाँ भी कर देती है। जहाँ पर एक और फ्लैशबैक चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस सीनियर को किसी और ने नहीं बल्कि वे की बहन ने ही पैसे देकर वहाँ पर भेजा था, ताकि वो वे की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। जिसके बाद वे का सीनियर उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है, और साथ ही वो उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करता है और उसे छूने लग जाता है। मैरी उसे कॉल करके उसके इस काम के लिए उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है, साथ ही कहती है कि अब से वे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जियोंग घर पहुंचता है, वो वे को बुला रहा होता है, जहाँ उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वे अपनी किसी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई है, जिसने कि उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया हुआ था। जियोंग जल्दी से वहाँ से निकलता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वे तो अपने सीनियर को सैंडल से मार रही होती है और उसे बोल रही होती है कि उसके हस्बैंड के अलावा उसे कोई भी छू नहीं सकता। जियोंग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
सीन शिफ्ट होता है, जियोंग अपने पैरों की थेरेपी ले रहा होता है जिसमें उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। वेवे भी उसके पास होती है, लेकिन डॉक्टर वे उसे बाहर ये सोचकर भेज देती है कि शायद वेवे की वजह से ही जियोंग का मन थेरेपी से भटक रहा है। वेवे बाहर बैठकर वेट करने लग जाती है। जैसे ही डॉक्टर वे बाहर आती है तो वो उसे जियोंग का हालचाल पूछती है और वो कहती है कि दर्द अब चला गया है। लेकिन तभी डॉक्टर वे जियो को कुछ ले जाते हुए देखती है और जैसे ही वो उसके पीछे जाती है वो देखती है कि जियोंग ने हीरो को हार मंगवाया है। जहाँ वो तो यही सोचने लग जाती है कि शायद जियोंग ये हार डॉक्टर वे को देने वाला है, लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि जियोंग ने वो हार तो वेवे को मंगवाया था और वो उसे ही पकड़ा देता है और उससे अपनी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू करता है। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर वे तो बहुत ही बुरी तरह से जल भुन जाती है और वेवे से काफी नफरत करने लग गई थी और इसलिए वो उसे पानी में मिलाकर कुछ पिला देती है, जिससे कि वेवे का चेहरा बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ जाता है। जैसे ये बात जियोंग को पता चलती है तो वो अपनी सेक्रेटरी से डॉक्टर वे के बारे में सब कुछ पता लगवा लेता है, जिससे कि उसे भी सच्चाई का पता चल जाता है कि वेवे को जो कुछ भी एलर्जी हुई है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि डॉक्टर वे की वजह से हुई है। जियोंग फिर डॉक्टर वे को खाने पर बुलाता है और रात में उसे काजू खाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि डॉक्टर वे को तो काजू से एलर्जी है। डॉक्टर वे खाने से मना करती है, लेकिन जियोंग उसे जबरदस्ती खिला देता है, जिससे कि उसका चेहरा भी धीरे धीरे खराब होने लग जाता है और वो रोते हुए कहती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि वो तो उसकी डॉक्टर है और उसका ट्रीटमेंट कर रही है उसके पैर ठीक करने के लिए। जियोंग उसे कहता है कि ये सब तो छोटा सा रिवेंज था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने मेरी वाइफ को बहुत ही परेशान किया है और ये सब कुछ मैं नहीं दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे जिंदगी भर अपाहिज क्यों न रहना पड़े। सीन शिफ्ट होता है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि नई थेरेपी के बाद जियोंग अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा था, लेकिन ये बात वो अभी भी वेवे को नहीं बताता है। सेक्रेटरी जो से कहता है कि बॉस आपको ऐसे चलते देखकर तो मैम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी, तो आप उन्हें क्यों नहीं बता रहे हो। जियोंग कहता है कि तुम सिंगल लोगों की बात कभी नहीं समझोगे, जिसके बाद वो वेवे का वेट कर रहा होता है। सेक्रेटरी जो से कहता है कि सर आप सेरेमनी के लिए लेट हो रहे हैं तो फटाक से चलते हैं, लेकिन जियोंग तो कपड़े चेंज करने के लिए अपनी वाइफ का वेट कर रहा होता है। जो उससे कहता भी है कि मैं आपके कपड़े चेंज करवा दूंगा, साथ ही उसके पैर भी पकड़ लिए, जहाँ जियोंग उसे रोकते हुए कहता है कि खबरदार जो तुमने मेरी पैंट को हाथ भी लगाया तो। दोनों के बीच का ये मोमेंट कुछ ज्यादा ही फनी बनता जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है। अब जियोंग अपने पैरों के ट्रीटमेंट के लिए कंट्री से बाहर जा रहा था, लेकिन ये बात वो वेवे को नहीं बताता क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन भाई मैरी के होते हुए ये बात कहाँ ही छुपने वाली थी। वो ये सब जाकर वेवे को बताती हुई कहती है कि जियोंग को उसकी फैमिली बाहर भेज रही है और वो अगर एक बार बाहर चला गया तो वो तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आएगा। वेवे को पहले मैरी की बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो जियोंग को कॉल करती है तो उसका फोन बंद आता है और इसलिए वो भागते हुए सीधा एयरपोर्ट जाने लग जाती है, जहाँ पर जियोंग का भाई भी उसके साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि वो भी मैरी के प्लान में शामिल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जियोंग को भी सेक्रेटरी जो से पता चल गया था कि जिस कार्ड को आपने वेवे की सेफ्टी के लिए रखा था उसने हमें ये बताया है कि वेवे को आपके भाई ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही जियोंग फटाक से वेवे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सेक्रेटरी जियो से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ कार में उसका भाई वेवे से बदतमीजी करने लग गया था, जहाँ पर ड्राइवर अचानक से गाड़ी रोक देता है और उसे जियोंग के बारे में बताता है, जिसके बाद उनमें फाइट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जियोंग का भाई उस पर स्टिक से हमला करता है, जहाँ पर जियोंग को बचाने के लिए वेवे उसकी व्हील चेयर से उसके भाई पर हमला कर देती है, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और सेक्रेटरी जो सबको पुलिस के हवाले कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। बहुत टाइम बीत चुका था। जियोंग अब अपनी ट्रीटमेंट के लिए बाहर चला जाता है। वहीं वेवे भी गार्डन में बैठकर बुक पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। साथ ही कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बहुत ही हैंडसम हस्बैंड भी है। लेकिन तभी वो आदमी उस पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुमने पैसों के लिए शादी की थी ना, और तुम्हारा हस्बैंड तो अपाहिज है। वेवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड अपाहिज नहीं है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा हश्र बहुत ही बुरा होने वाला है। फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि वो जियोंग से फोन पर उसका हाल चाल पूछ रही होती है और उसके वापस आने का समय, क्योंकि अब उसको गए हुए 1 साल जो हो चुका था। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आकर वेवे को रोकता है और साथ ही उसे गले लगा लेता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं हमारा हीरो जियोंग था, जो कि अपने दोनों पैरों पे खुद खड़ा था, यानी कि उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया था और वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लव स्टोरी का द एंड हो जाता है। इंसान चाहे कैसा भी हो, प्यार उसे हमेशा बदल ही देता है।
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना।